हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं कन्फर्मेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। मतलब इससे पहले हम ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं और बायोकेमिकल करेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दोनों को हम कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा था कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है। इस जो सेक्शन में हम करेंगे कि भाई जो कन्फर्मेशन कैसे किया गया है कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए ही है। तो चलिए पढ़ते हैं। The unequivocal proof that DNA is genetic material came from the experiments of Alfred Hershey and Martha Chase। तो ये दो साइंटिस्ट थे, हार्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट इसको बोला जाता है, और ये कब किया गया था? 1952 में। तो इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा इन दोनों साइंटिस्टों ने क्या बताया था कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है। उन्होंने किसके ऊपर काम किया था? तो इन्होंने काम किया था बैक्टीरियोफाजिस पे। तो बैक्टीरियोफाज होता क्या है? देखो साफ साफ लिखा हुआ है, वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया। मान लो ये कोई बैक्टीरियल सेल है, और जो बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करेगा, ऐसे वायरस जो बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करेंगे उसको हम कह दे देंगे बैक्टीरियोफाज। वर्ड को याद रखना है, बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज अटैक कैसे करता है वायरस के ऊपर, ये समझेंगे। द बैक्टीरियोफाज अटैच टू द बैक्टीरिया एंड इट्स जेनेटिक मटेरियल देन एंटर्स इनटू बैक्टीरियल सेल। सबसे पहले जो वायरस है वो बैक्टीरिया के जो सरफेस है, जो सेल की सरफेस है, उसके ऊपर अटैच होता है, और अटैच होने के बाद जो वायरस का जेनेटिक मटेरियल है वो बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र कर देता है। उसके बाद द बैक्टीरियल सेल ट्रीट्स द वायरल जेनेटिक मटेरियल एज इफ़ इट्स ओन एंड सब्सिक्वेंटली मैन्युफैक्चर्स मोर वायरस पार्टिकल्स। जब वो जेनेटिक मटेरियल जो बैक्टीरिया के अंदर तक पहुंच चुका है, अब बैक्टीरिया को क्या लगता है, ये जो वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है जो इसके अंदर है वो उसे खुद का ट्रीट कर रहा है। वो उसे लगता है कि ये मेरे खुद का ही जेनेटिक मटेरियल, तो वो क्या करता है, इसकी बहुत ज़्यादा कॉपीज़ बना लेता है। तो कॉपीज़ बनेंगी तो वो क्या होगा, नए वायरस पार्टिकल्स बनेंगे। तो यही लिखा हुआ है कि जो वायरल जेनेटिक मटेरियल है वो अपना समझता है इट्स ओन, और क्या करता है, मैन्युफैक्चर करता है मोर वायरस पार्टिकल्स। आगे देखिए, हार्शे एंड चेज work to discover whether it was protein or DNA from the viruses that entered the bacteria। हार्शे और चेज ने क्या काम किया था? उन्होंने किया था कि जो सबको पता है, जो बैक्टीरियोफाज वो अपना जेनेटिक मटेरियल ही बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। तो उन्होंने क्या देखा कि भाई वो जो बैक्टीरियोफाज है वो कोई प्रोटीन को ट्रांसफ़र करेंगे या कोई डीएनए को ट्रांसफ़र करेंगे। तो एक्सपेरिमेंट के अंदर यही देखा गया था कि भाई जब इन्फेक्शन हो रही है, जब वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहा है, उस दौरान वायरस उसके पास प्रोटीन को भेज रहा है या डीएनए को भेज रहा है। आगे देखते हैं। They grew some viruses on medium that contained radioactive phosphorus and some other on medium that contained radioactive sulfur। उन्होंने दो पोर्शन लिए। उन्होंने कुछ वायरस को ऐसे पेट्री प्लेट के अंदर ग्रो किया जिसके अंदर की रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस था, और कुछ जो वायरस थे उन्होंने ऐसे मीडियम के अंदर ग्रो किए जिसके अंदर रेडियो एक्टिव सल्फ़र था। तो उन्होंने क्या किया, दो मीडियम को यूज किया। एक मीडियम के अंदर रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस है और दूसरे मीडियम के अंदर आपका रेडियो एक्टिव सल्फ़र है। तो अब ये क्वेश्चन आएगा कि भाई इन्होंने फॉस्फोरस और सल्फ़र को ही क्यों यूज किया? क्योंकि अब फॉस्फोरस का तो आपने डीएनए का स्ट्रक्चर देखा हुआ है, जब हमने न्यूक्लियोटाइड के बारे में बताया था तो उसमें हमने पढ़ा था कि भाई जो न्यूक्लियोटाइड के अंदर शुगर, नाइट्रोजनस बेस और एक फॉस्फेट ग्रुप होता है। तो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस यूज करने का मतलब है जो डीएनए के अंदर जो फॉस्फोरस है उसको रेडियो एक्टिव कर दिया है। और रेडियो एक्टिव सल्फर मतलब कुछ एक जो प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स के अंदर अमीनो एसिड होता है, उस अमीनो एसिड के अंदर सल्फ़र जो कंटेंट है वो होता है, और उस सल्फ़र को हमने क्या किया है, उसको हमने रेडियो एक्टिव कर दिया है। तो ये रेडियो एक्टिव सल्फ़र को किया गया है ताकि प्रोटीन्स जो हैं वो रेडियो एक्टिव हो जाएं, और रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस को इसलिए किया गया है ताकि जो डीएनए है वो रेडियो एक्टिविटी शो करे। आगे देखो, वायरसेस ग्रोन इन द प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस कंटेंट रेडियो एक्टिव डीएनए। मतलब ऐसे मीडियम के अंदर जो फॉस्फोरस है, तो वो जो फॉस्फोरस का यूज करके ही क्या करेंगे, जो वायरस है वो ग्रो करेंगे, और
इस तरीके से ग्रो करने से वायरस के अंदर का डीएनए भी क्या हो जाएगा, रेडियो एक्टिव हो जाएगा। बट ऐसे केस में रेडियो एक्टिव प्रोटीन्स नहीं होंगे, क्योंकि डीएनए कंटेन्स फॉस्फोरस नॉट प्रोटीन्स। पहले बता चुके हैं कि भाई प्रोटीन के अंदर जो है वो सल्फर होता है और जो डीएनए है वहाँ पे होगा आपका फॉस्फोरस। तो एक मीडियम ऐसा है जिसके अंदर सिर्फ रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस है, तो उस केस में जो वायरस बनेंगे उसके अंदर जो डीएनए आएगा वो रेडियो एक्टिव आएगा, लेकिन उसमें जो प्रोटीन आएंगे वो रेडियो एक्टिव नहीं आएंगे। दूसरा मीडियम क्या है, जिसके अंदर आपका रेडियो एक्टिव जो सल्फ़र है वो है और उसके अंदर नॉर्मल फॉस्फोरस है। तो दूसरे मीडियम के अंदर जो भी वायरस बनेंगे उसके अंदर जो प्रोटीन होगा ना वो हो जाएगा रेडियो एक्टिव, और जो डीएनए होगा वो रेडियो एक्टिव नहीं होगा। देखो अब, सिमिलरली वायरसेस ग्रोन ऑन रेडियो एक्टिव सल्फेयर कंटेन्ड रेडियो एक्टिव प्रोटीन बट नॉट रेडियो एक्टिव डीएनए बिकॉज डीएनए डज नॉट कंटेन सल्फर। तो ये हम कर चुके हैं कि भाई जो प्रोटीन है वो क्योंकि सल्फ़र का यूज़ करेगा, तो सल्फ़र दूसरे मीडियम में रेडियो एक्टिव है तो वो रेडियो एक्टिव प्रोटीन बन जाएगा, और पहले मीडियम में रेडियो एक्टिव डीएनए बन जाएगा। आगे देखते हैं। रेडियो एक्टिव फाजीज वर अलाउड टू अटैच टू द इकोलाई। देखो नीचे डायग्राम को देखते हुए चलेंगे। सबसे पहले हमने कहा था कि जो वायरस है वो बैक्टीरिया के ऊपर अटैच होगा, तो सबसे पहला स्टेप आएगा कि जो रेडियो एक्टिव फाजीज हैं जो हमने वायरस ग्रो किए, ये मान लो पहले मीडियम के अंदर ग्रो हुआ था, ये दूसरे मीडियम के अंदर ग्रो हुआ था। पहले मीडियम के अंदर हमने डाला था रेडियो एक्टिव सल्फ़र, तो उसमें मान लो प्रोटीन वाला है जो वो रेडियो एक्टिविटी शो करेगा। जो दूसरा मीडियम है उसके अंदर हमने फॉस्फोरस को रेडियो एक्टिव किया हुआ है, तो मतलब उसका जो डीएनए है वो वहाँ पे रेडियो एक्टिविटी शो करेगा। तो पहली स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, जो फाज है उसको अटैच कर दिया आपका एक इकोलाई बैक्टीरिया उसके साथ। तो ये जो प्रोसेस इसको हम कहेंगे इन्फेक्शन। अब क्या होगा, इन्फेक्शन आगे प्रोसीड होगी और जो वायरल कोट है उसको रिमूव किया जाएगा फ्रॉम द बैक्टीरिया बाय एजिटेटिंग दैम इन ब्लेंडर। एक मिक्सर लेंगे, ब्लेंडर लेंगे, उसके थ्रू हम इसको मिक्स करेंगे, तो ये जो बाहर की कोट जो है, ये जो वायरस की कोट है, वायरस की कोट रिमूव हो जाएगी और जो अंदर का जेनेटिक मटेरियल है वो सेल के अंदर एंटर हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, जो जेनेटिक मटेरियल अब हमें नहीं पता है प्रोटीन है या डीएनए है, तो इस केस में हमें पता है कि जो बाहर की कोट है उसके अंदर प्रोटीन है, तो प्रोटीन क्या है, रेडियो एक्टिव लेबल्ड है। तो जेनेटिक मटेरियल इसमें भी ट्रांसफ़र हुआ, इसमें भी ट्रांसफ़र हुआ। इसमें जो है वो रेडियो एक्टिव डीएनए है, इसमें क्या है, रेडियो एक्टिव प्रोटीन है। तो आगे देखेंगे अब कौन से में पास होगा, कौन से में रेडियो एक्टिविटी लास्ट में दिखेगी। द वायरस पार्टिकल्स वर सेपरेटेड फ्रॉम द बैक्टीरिया बाय स्पिनिंग दैम इन सेंट्रीफ्यूज। अब ये इन्फेक्शन पूरी हो चुकी है। इन्फेक्शन पूरी होने के बाद क्या करेंगे, अब वायरस पार्टिकल्स को हम सेपरेट कर सकते हैं। एक सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है जो जैसे गोल गोल घूमती है, जैसे सेंट्रीफ्यूगेशन होता है, तो उससे हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। सेपरेट करने के बाद हम क्या देखेंगे, बैक्टीरिया विच वर इन्फेक्टेड विद वायरसेस दैट हैव रेडियो एक्टिव डीएनए वर रेडियो एक्टिव। मतलब अब हम ये जो बैक्टीरिया बन चुके हैं, जो सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद हमने क्या किया, इनको सेपरेट कर लिया। जो इन्फेक्शन होने के बाद जो बैक्टीरिया नहीं बने उनको सेपरेट कर लिया। अब हम उस बैक्टीरिया के अंदर देखेंगे उसके अंदर हमें रेडियो एक्टिव प्रोटीन मिलता है या हमें रेडियो एक्टिव डीएनए मिलता है। तो हमने देखा कि जो भी है उस केस में हमें रेडियो एक्टिविटी कहाँ दिखी है, फॉस्फोरस वाली दिखी है। डीएनए की केस में ही रेडियो एक्टिविटी दिखी है, प्रोटीन के केस में रेडियो एक्टिविटी नहीं दिखी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जब वायरस ने सेल को इन्फेक्ट किया उस दौरान इसने अपना जेनेटिक मटेरियल सेल के अंदर भेज दिया। अब वो जेनेटिक मटेरियल क्योंकि डीएनए है, इसी के कारण उसके अंदर रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस प्रेजेंट है और वो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस इस सेल के अंदर भी चला गया। तो हमें जब रेडियो एक्टिविटी टेस्ट किया तो रेडियो एक्टिविटी फॉस्फोरस दिखी इस सेल में। इस केस में क्या हुआ, हमें कोई भी रेडियो एक्टिविटी नहीं दिखी क्योंकि जेनेटिक मटेरियल तो डीएनए है, लेकिन इस केस में रेडियो एक्टिव था प्रोटीन, तो प्रोटीन तो कहीं ट्रांसफ़र ही नहीं हुआ, और ट्रांसफ़र नहीं हुआ तो वो ई कोलाई के अंदर नहीं दिखेगा। इन्फेक्शन जब कंप्लीट हो जाती है तब ये रेडियो एक्टिव जो आपका सल्फ़र है वो नहीं दिखा, और यहाँ पे जो सेल है उसके अंदर रेडियो एक्टिव
फॉस्फोरस दिखा, इसका मतलब जो डीएनए के अंदर जो फॉस्फोरस था वो इसमें ट्रांसफ़र हो गया, और इसमें ट्रांसफ़र हुआ तो मतलब डीएनए ही है जो वायरस से बैक्टीरिया के अंदर एज ए जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र हुआ। तो ये है आपका एक बड़ा प्रूफ जो जिसने प्रूव किया था कि भाई जो आपका जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है। इसमें आपको याद रखना है साइंटिस्ट कौन थे, तो हार्से एंड चेज 1952 के अंदर किसके ऊपर काम किया था, बैक्टीरियोफाज के अंदर। बैक्टीरियोफाज होते क्या हैं, ऐसे वायरस जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, द वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया। तो उन्होंने किस किस को लेबल किया था, इन्होंने एक रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस का यूज किया था एक मीडियम में, और दूसरे मीडियम में रेडियो एक्टिव सल्फर का। रेडियो एक्टिव सल्फर का यूज करके जो प्रोटीन बनेंगे उसके अंदर रेडियो एक्टिविटी आएगी, और रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस का यूज करके जो डीएनए बनेगा उसके अंदर रेडियो एक्टिव डीएनए आएगा। उसके बाद उन्होंने देखा कि भाई जब हमने इन्फेक्शन किया और ब्लेंडिंग करने के बाद जो इन्फेक्शन पूरा होने के बाद जब बैक्टीरिया के अंदर वायरस चले गए, उन्होंने अपना जेनेटिक मटेरियल छोड़ दिया, तो वो जेनेटिक मटेरियल क्या था, तो उन्होंने देखा कि एक जो सैंपल है उसके अंदर कोई भी रेडियो एक्टिविटी नहीं दिखी, दूसरे सैंपल के अंदर हमें क्या दिखा, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस दिखा। तो इसका मतलब है जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए था जिसके अंदर की रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस था, जो कि वायरस ने इस बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र किया था। तो ये है आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कि भाई जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए है उसकी कंफर्मेशन कैसे हुई। अगले सेक्शन में हम करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ जेनेटिक मटेरियल, और उसके अंदर हम करेंगे वायरसेस और जो डीएनए है और आरएनए का कंपैरिजन किया जाएगा कि भाई जो आरएनए जेनेटिक मटेरियल क्यों नहीं है और डीएनए जेनेटिक मटेरियल क्यों है, क्या डिफरेंस है इसके बीच में। तो ये इसको आप अच्छे से पढ़िए, ये सेक्शन आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है।